जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे मैसेज करके बताइएगा कि एम आई ऑडिबल, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इट फ़ील्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे कोई रेडियो एम्बेसडर बन गया हूँ और मुझे जब सुबह-सुबह मैं आता हूँ और मैं आकर उस तरीके से सबसे हाल-चाल पूछता हूँ और मुझे ऑब्वियसली उस तरीके से जवाब भी आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ गुड डे और मेरे ख्याल में कल की ओरिएंटेशन काफ़ी बेहतर रही और अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस उससे देखकर पता चल रहा है कि इट्स गेटिंग थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ठीक है। अच्छा, कल की ओरिएंटेशन के अलावा कोई बच्चा है जो आज नया आया है और कल वो अवेलेबल नहीं था ओरिएंटेशन में? कोई है तो मुझे वो टेक्स्ट करे। ओके, ओके। और इसके अलावा कोई है और? ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई याद आ रहा हो कि कल मैं नहीं अवेलेबल था तो मैं भी बता दूँ अपने बारे में? ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं जो है ना ओरिएंटेशन के हवाले से आप लोगों को जो एक बिल्कुल जो अभी ब्लैंक है, जिनको पता है कि हम आ जाएँ और पता नहीं कल सर ने शायद आधा सिलेबस ही करा दिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ़ कल सिलेबस की डायमेंशंस वगैरह बताई थी कि सिलेबस है किस तरह का, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, पेपर चेंज हो गया है या नहीं हुआ और उसमें कितने चेंजेज़ आए हैं या नहीं आए, वो इस सब के हवाले से मैंने चीज़ें वगैरह बताई थी। आप सिंपल यूट्यूब पर जाइएगा और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने सिंपली वहाँ जाकर लिखना है कि आतिफ़ नासिर सीए मेड ईज़ी, तो आपको पहली ओरिएंटेशन की क्लास वहाँ पर मिल जाएगी। तो एज़ सच आपको इस तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। आप इज़िली जो है चीज़ों को वहाँ से जो है ना सीख सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? और बेहतर ये है कि हम आज जो है ना नए तरीके से लेकर चीज़ों को चलें और अल्लाह का नाम लेकर जो है वो पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर आप लोगों ने जो है ना मेरा साथ पूरा-पूरा देना है। मेरी आदत यही है कि मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहता हूँ साथ-साथ और साथ-साथ एंगेज रखता हूँ बच्चों को। लेकिन ये इसकी जो वॉल्यूम है, ये कम नहीं होगा? ये वाला, हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक है, और एक पानी का ग्लास दे दीजिएगा प्लीज़। अच्छा। अच्छा यार, मैंने ना कुछ सोचा था थोड़ा-सा, थोड़ी डिस्कशन करते हैं और साथ-साथ फिर पढ़ते भी हैं, ठीक है? मैंने ये सोचा था कि हम जो है ना पेपर का स्टार्ट लेते हैं, चूँकि हमारा पेपर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है, तो क्यों ना हम एक पोर्शन को लेकर चलें, थ्योरी को लेकर चला जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल को लेकर चला जा सकता है या फिर उन दोनों से ऑप्शन जो बेहतर है मेरी नज़र में, वो ये है कि हम अ थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिक्स एंड मैच करके चला जाएगा। क्योंकि अगर आईकैप हमारे साथ ये सब कर रहा होता है, तो हम अपनी क्लासेस के साथ क्यों नहीं ये कर सकते? उसकी वजह ये है कि अगर हम थ्योरी पर ही शुरू होते जाएँगे, तो फिर ऐसा होगा कि एक टाइम पे आकर आप लोग जो है ना मेरे से लड़ना स्टार्ट कर दोगे कि सर ये आप क्या हमें रोज़ाना सुबह उठाकर तो हमसे बातें करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं न्यूमेरिकल करवाता रहूँगा तो भी आप मुझसे लड़ना स्टार्ट कर दोगे कि सर ये क्या बात हुई कि आप रोज़ाना सुबह उठकर हमें मैथ्स के सवालों में उलझा देते हैं और फिर जो है ना हमारी नींद बर्बाद हो जाती है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ, हमें उस तरीके से इसको चलाना चाहिए और होपफुली ये वाला तरीका जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है? अब अभी कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको प्लान बता देता हूँ। अब अभी कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें जस्ट अ सेकंड, थोड़ी-सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफ़िकेशन चाहिए होती है। यार ये कौन-सा बंदा था जो मुझे कल कह रहा था कि सर इस पे आप जो है ना वो बड़ा कर सकते हैं इसको, थिक कर सकते हैं थिक। ये ये आ रही है ना इंटेंसिटी, बिल्कुल ठीक हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफ़िकेशन। यार एक तो ये जो है ना
आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों का ये जो ऑनलाइन सिस्टम है क्लास के हवाले से, इसके बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों को कोई इसमें स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता ज्यादा? अच्छा जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बिल्कुल जी, एक सेकंड में देखता हूँ। इसको दोबारा कर लेते हैं स्क्रीन को शेयर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको सबको? ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, इसका मतलब है फिर अब हम चल सकते हैं। ओके, गुड हो गया। वो कहते हैं ना कि बाइक को स्टार्ट करके ना, तो आपको थोड़ा सा ना उसको वहीं पे खड़े होकर थोड़ी रेस देनी पड़ती है, उसकी वजह से फिर ये होता है कि रवां काम शुरू हो जाता है। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल शुएब, यही बात है। तो वो आपको ना फिर उसको फिर उसके बाद आप सही चलना स्टार्ट होते हो। ऑलराइट ऑलराइट, अच्छा ठीक है। अच्छा यार, हम सबसे पहले जो चैप्टर करने जा रहे हैं ना, वो इंट्रोडक्शन टू अप्रेजल है। ये बेसिकली आप लोग अगर आई कैप की बुक देखोगे ना, तो उसके अंदर तो ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसके बारे में हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बनिस्बत इसके कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन को लेकर पहले से चलना स्टार्ट कर दें, तो हम मिक्स एंड मैच रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ प्लान जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर शेयर कर दूंगा। तो ऐसे जो उसमें कोई इतना खास मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो उस वक्त तक हम एक दो चैप्टर्स तकरीबन कर चुके होंगे, और उसके बाद जो है ना हम इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तब तक आप भाई पे थोड़ा भरोसा रखिए। हम इंशाल्लाह इसको जो है ना कहीं पे पीछे जाने नहीं देंगे। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ। मुझे ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। कुछ बताने से पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है ये होता क्या है? कुछ जवाब मुझे दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है? ओके, जवाब आना शुरू हो गए हैं। ओके सर, सॉफ्टवेयर तो बुक ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नो आइडिया सर। ओके, दही, दही सही है। और इसके अलावा आई विल रिक्वेस्ट के सब बताएं प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी। ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छा जवाब है। प्लानिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, जबरदस्त, ठीक है ठीक है। और प्रोजेक्ट होता क्या है यार? ये प्रोजेक्ट इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब मैं तो जब छोटा होता था, मेरी बड़ी सिस्टर है, और वो जब पढ़ रही होती थी और वो कहती थी कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ये मेरी प्रोजेक्ट की सीडी है। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या काम करती होगी और क्या होगा प्रोजेक्ट। तो मैं और वो स्टार प्लस के ड्रामास में ही मैंने सुना हुआ प्रोजेक्ट। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वहां पर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में सुना हुआ था। तो मुझे नहीं पता ऐसा चीज होता क्या है। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, जबरदस्त। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ हद तक आप लोगों के जवाब जो है ना काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। मैं बताता हूँ क्या होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। या प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली ना, अब पहले मेरी बात सुनिए और उसके बाद फिर आपने स्लाइड्स की तरफ देखना है, ठीक है। आपने ना एक कंपनी शुरू की है, ठीक है। और कंपनी, चलो कंपनी नहीं कहते हम ना, थोड़ी छोटी बात करते हैं, ज्यादा बड़ी छलागिरी अभी मारते, हम छोटी छोटी बातें करते हैं। हमने एक ना बाहर दुकान खरीदी है, ठीक है। वो दुकान खरीदने के बाद ना हमने उसमें माल डाला है, ठीक है। अच्छा, उसमें माल डालने के बाद ना हमने सोचा कि यार हम जो है ना थोड़ा सा, एक सेकंड, ये आ गया ना, ये ये है भाईजान, ये है मिस्टर, मिस्टर ए नहीं कहूंगा यार, वरना तुम आते बना दोगे, तो इसको मैं एस कह देता हूँ, ठीक है। ये मिस्टर एस है, ठीक है। मिस्टर एस ने ना एक दुकान खरीदी है, ठीक है, दुकान। इस दुकान के अंदर ना
ओए 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 ओए, बड़ी यार जबरदस्त किस्म की राइटिंग हो रही है इसके ऊपर। खैर, चलो। अच्छा जी। मिस्टर एस ने ना एक शॉप खरीदी है और उसमें उन्होंने ना माल डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब वो जो माल है ना वो कुछ इस तरीके का है कि वो उसके लिए उसको ना एक मशीन के अंदर डालेगा और मशीन उसको जो है ना ग्राइंड करेगी और ग्राइंड करने के बाद जो है ना एक फाइनल प्रोडक्ट निकालेगी। तो मिस्टर एस जो है ना वो इस चीज से परेशान है कि यार ये मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। मिस्टर एस ने बाहर जाके मार्केट में रेट लगवाया और उसको पता चला कि यार मशीन जो है ना वो 1 लाख रुपए की है। उसने कहा कि यार मैं अच्छा 20-30 हज़ार रुपए का माल खरीद लिया हुआ है और मशीन अब 1 लाख रुपए की है। तो यार ये 1 लाख रुपया जो है मुझे इसको खर्चना चाहिए या नहीं खर्चना चाहिए। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि उसको ये चीज़ खर्चना चाहिए या नहीं खर्चना चाहिए, ये उसको कैसे पता चलेगा? क्या वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा क्या सोचेगा कि उसे पता लगे कि यार ये 1 लाख रुपए की जो मशीन है, ये उसको खरीद लेनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? मुझे कुछ बताओ, कोई 1-2 बातें। अगर आप किसी कोई मशीन खरीदना चाह रहे हो अपने कारोबार के लिए, तो आप क्या-क्या चीज़ें देखोगे, क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखोगे? कुछ बता सकते हो? ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ज़बरदस्त, ठीक है। और प्रोडक्शन ज़्यादा, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, बेनिफिट और लॉस, ज़बरदस्त, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ सके, ज़बरदस्त। यार बड़े ज़बरदस्त जवाब देते हो यार आप लोग तो, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से क्लासेस लेनी चाहिए वैसे। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको मैं ना आसान अल्फाज में बताता हूँ। हम ये देखेंगे कि आया जो 1 लाख रुपया हम खर्च रहे हैं, वो हमें मशीन जो है वो कितनी देर में कवर करके देगी। देखो, एक मशीन जो है वो अगर 1 लाख रुपया खर्च रही है, 1 लाख रुपया अगर वो खर्च रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो 1 लाख रुपया खर्च रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले वो ये चाहेगा कि उसका 1 लाख रुपया जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए। क्योंकि जो पैसा उसने खर्च किया वो उसे पूरा भी तो करना है ना, कि नहीं करना? ऐसा ही है। 1 लाख रुपया जो वो खर्च रहे हैं, वो कहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। उसके बाद जब वो 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा, तो वो कंपनी आ जाएगी ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे ही है। और उसके बाद फिर वो आगे कोशिश करेगा कि हाँ यार हमें ठीक है, अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी या ये जो एसेट हमने खरीदा है, ये हमें फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करके दे। फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करने का मतलब ये होता है कि अगर उसने पहले साल के अंदर उसने कोई काम किया है या दूसरे साल के अंदर उसने कोई काम किया है, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, बिलफर्ज 4 साल है। वो कहता है कि मशीन जो है मुझे 500 रुपया निकाल के दे, ठीक है। दूसरे साल मुझे 600 रुपया निकाल के दे, तीसरे साल मुझे 800 रुपया निकाल के दे। यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स या एक्सपेक्टेड कैश है ना, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो ये सोचेगा कि मुझे ये 1 लाख रुपया खर्चना चाहिए या नहीं खर्चना चाहिए। समझ आई बात की? तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना या प्रोजेक्ट अप्रेजल्स होते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले थिंकिंग होती है कि हमने किसी किस्म का एसेट खरीदना है या हमने प्लांट खरीदना है या फिर हमने पिछला एसेट बेचना है या फिर हमने पिछला बिजनेस ही खरीद लेना है। ये चीजें देखते हुए जो है ना हम ये फैसला करते हैं कि आया हमें न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अभी अगर आप मेरी स्लाइड पढ़ो तो उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल इंट्रोडक्शन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स दैट गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे, वो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कहलाती है। जैसे कि बाइंग अ प्लांट और मशीनरी, स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री बिजनेस, एक्सपेंडिंग करंट पोजीशन, रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी, बाइंग एन एग्जिस्टिंग मशीन बिजनेस। समझ आई बात की? अगर किसी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से कोई नाम पढ़ के मुश्किल लग रही थी, अब उसको पता चल गया कि बेसिकली ये होता क्या है। आसान अल्फाज में एसेट खरीदना होता है जो कि 1 साल से ज्यादा का टाइम यूजफुल लाइफ रखता हो और वो हमें जो है फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करके दे। ठीक है। अच्छा जी, मैसेजेस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। गुड यार गुड, ऐसे ही अपना जो है ना रिस्पॉन्स साथ साथ देते रहो।
इससे जो है ना पता चलता है कि आप लोग जो है ना इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसके जो स्लाइड्स है ना वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, और जो नोट्स है ना वो भी नोट्स आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज ही प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप पहले वो नोट्स के साथ स्टडी करो और उसके बाद फिर आई कैप की बुक या फिर जो रिकमेंडेड बुक मेरी तरफ से होगी उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ साथ कवर होता जाएगा। ये चीज जेब में रखनी है कि ये जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिर्फ यार न्यूमेरिकली तौर पर टेस्ट नहीं होगी। ये है तो न्यूमेरिकल पोर्शन, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स पूछ ले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार आप बाइंग अ प्लांट एंड मशीनरी खरीदना जो है ना वो प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है। ये पिछले बिजनेस को एक्सपैंड करना करंट पोजीशन से, वो भी प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है। या फिर किसी ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर देना, वो भी प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है। तो हमने अगेन जो कल बात कही थी, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोच रहा है। हमने देखना है कि थ्योरेटिकली जो मैं बात कर रहा हूँ क्या मैं उसको नंबर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ, और जो नंबर्स में जो बात मैंने प्रेजेंट किया क्या मैं उसको थ्योरेटिकली बयान कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीजें जब आप करोगे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बन गई है। ठीक है? किसी का कोई सवाल? ओके, ओके, क्लियर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा यार, रजिस्टर कौन कौन बना रहा है साथ साथ? रजिस्टर, रजिस्टर किसने रखा है साथ साथ? अगर किसी ने नहीं ना रखा तो आज वो जो है ना मुझे जहर पार्सल कर दे, क्योंकि मैं ना रोज रोज कह चुका हूँ, बड़ी दफा मैंने कहा है सबको। ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। हाँ भाई, अब जिसने नहीं रखा हुआ ना वो भाग के जल्दी से रजिस्टर पकड़ेगा, मुझे पता है। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, ओके, गुड गुड, गुड यार, गुड, ठीक है। रजिस्टर यार इज द की। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग जितने मर्जी आगे दौर जो है ना ये ऑनलाइन का ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप जहां मर्जी चले जाओ, आपने लाइफ में जितना भी आगे चले जाओगे ना, एक टाइम आएगा जब आपको जो बेस चीज है ना, बेस के स्टार्ट कहाँ से लेना है, वो स्टार्ट आपको हमेशा रजिस्टर से ही लेना पड़ेगा। ठीक है? ये जो किताब कॉपी और पेन है ना, इसका रिश्ता इंसान के साथ जो है ना आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आप लोग आप लोग जो हम इस वक्त जो है 22वीं सदी में है, राइट? 22वीं सदी, लेकिन अभी भी हम एक किताब के बलबूते पर जो है ना अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरी नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम उस किताब के बलबूते पे अपनी जिंदगी गुजारें। राइट? कौन सी किताब है, कोई बता सकता है? किस किताब से हम सीखते हैं और आगे अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं? एनीवन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त जवाब, जबरदस्त जवाब, यही वो किताब है। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है, तो फिर हम इंसानों की क्या औकात है कि हम उसको चेंज करें। ठीक है? तो हम अपने चैनल्स जरूर चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस पॉइंट है ना वो वहीं से ही स्टार्ट होता है और वहीं पे ही खत्म होगा। तो अपने पास रजिस्टर वगैरह रखना है, कभी भी रजिस्टर को लाइटली नहीं लेना। ये जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसको अपने अल्फाज में लिखना स्टार्ट कर दो। ये मैंने बहुत ज्यादा समराइज किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको अपने अल्फाज में और ज्यादा समराइज करना है। ठीक है? जब समराइज कर लोगे तो उसके बाद जो है ना इसको किताब से पढ़ना आसान हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट किताब पे जाओगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा कि ये यार इतने मुश्किल अल्फाज, इसको कैसे पढ़ सकते हो। तो वो तब समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज अपने आप को जो है ना आप लोगों ने इस चीज के मुताबिक ढालना है कि हमने पहले नोट्स बनाने हैं, उसको स्टडी करना है, अगर गाइडलाइन चाहिए तो सर से पूछना है, वहां से हो गया तो फिर आपने किताब की तरफ जाना है, जो कि डिटेल एंड स्टडी है। अदरवाइज आप लोग नोट्स अगर अच्छे बनाने पे ग्रिप कर लेते हो तो पेपर में आपको लिखने की एबिलिटी आएगी। ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका? ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना सब बच्चे पहले ही जवाब दे चुके हुए हैं कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, कि मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि जो ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट रेशो चल रही थी, और क्या नाम है, वो जो प्रॉफिट रेशो चलने की वजह से हमारे पिछले सालों में आ रही थी,
हम अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे तो वही प्रॉफिट हमारा आएगा, अदरवाइज वो प्रॉफिट हमारा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा यार, एक कैलकुलेटर अपने पास पास रखो सारे। ठीक है। एक चीज का जरा मुझे ना जवाब दो। ये जो क्या नाम है, राइटिंग है ना, इसका भी मैं कुछ करता हूँ, कल तक इंशाल्लाह आप लोगों का लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, और ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यार, ये मैंने ना एक छोटी सी चीज लिखी है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और क्या नाम है, उसके बाद मैंने ना जीपी निकाला है। मुझे ना इसकी जरा प्रॉफिट रेशियो निकाल कर दो कि ये प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंटेज आ रहा है। जरा जल्दी जल्दी निकालो सारे। अच्छा जी, 80%, 75%, 80% ऑफ सेल्स, ये 75% वाले कौन है भाई, कैसे निकाल रहे हो 75% वाले, मुझे भी बताओ। ओके ओके, 80%, 2024 का 75%, ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा यार, ये बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने बनाया क्यों है, ये बनाने का ना एक मकसद है कि आप देखो कि जो एक नॉर्मल, अगर मैं एक बात करूं, एक मशीन आप लोगों ने रखी हुई है। ठीक है। वो पहले साल जब आप नहीं लेकर आते हो ना, तो वो बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है। वो कहते हैं कि जी इसकी कैपेसिटी 200 यूनिट्स बनाने की है, और वो 200 यूनिट बना भी नहीं होती है। ऐसा ही है। और जब 200 यूनिट बनाती है ना, तो पहले साल में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना, वो जीपी 80,000 तक आ जाता है। ठीक है। लेकिन जब अगला साल आता है ना, तो आपको याद है कि मशीन जो है ना, नॉर्मल वियर एंड टीयर के रिजल्ट के तौर पर अपनी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। यानी कि इस्तेमाल होना शुरू होती है, तो उस मशीन की वैल्यू भी कम हो जाती है। ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ एक पुरानी होना शुरू हो जाए, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर भी फर्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली मशीनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आम इंसान की अगर बात करो, तो वो तो पुराना होता है, तो उतना एक्सपीरियंस होता जाता है। ठीक है, चाहे वो अच्छे कामों में हो, चाहे बुरे कामों में हो। तो क्या कहते हैं इसको, कि जब कोई मशीन वगैरह या फिर कोई इमटेरियल चीज, सॉरी, कोई एसेट्स वगैरह अगर पुराने होते हैं, तो फिर उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन पावर भी कम हो जाती है, ये एक अजम्पशन है। ठीक है। जब प्रोडक्शन पावर कम हो जाती है ना, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। वो कैसे पता चला हमें, ये जो आपने अभी परसेंटेज निकाली है, उससे आपको पता चला है कि 80% और 75%, यानी कि 5% प्रॉफिट हमारा गिरा है। ऐसे ही है। ये 80% था, ये 80% था, और ये हमारा 75% था। ठीक है। ये 5% हमारा गिरा है। तो इसकी वजह यूजुअली ये हो सकती है, अब जैसे हमारी प्रोफेशनल जजमेंट, जैसे मैंने कल कहा था, कि हम ये कह सकते हैं कि मे बी कि मशीन जो है, दैट हैज बीन यूज्ड excessively from the previous year, that's why the production capacity has been decreased, which has put an ultimate decrease on the gross profit ratio of the company। समझ आई बात की। तो बेसिकली अगर हमने इस प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार रखना है, जो पहले साल थी, अगले सालों पे और उससे अगले सालों पे भी वही रखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो हमें एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी को अगर बरकरार रखना है, या इंक्रीज करना है,
तो या एक्सपेंशन करना है, तो हमें न्यू प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हैं तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है हमारी मशीनरी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, आया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो हमें नए पैसे लगाने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह क्या हो सकती है, ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है, रिड्यूस कॉस्ट। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे यार रिड्यूस कॉस्ट की? मेरे पास इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। कैसे हो सकती है इसकी एग्जांपल रिड्यूस कॉस्ट? रिड्यूस कॉस्ट के लिए पैसे लगाए, ये क्या बात हुई? पैसे क्यों लगाएंगे कॉस्ट कम करने के लिए? किस चीज की कॉस्ट कम करनी है? कोई बताएगा मुझे? अच्छा, डिस्काउंट। ठीक है। सेल्स, कुछ समझ नहीं आ रही। डिस्काउंट की भी समझ नहीं आई मुझे, सेल्स की भी समझ नहीं आई। ठीक है, आगे बताइए, और बताएं, और बताएं जवाब। कॉस्ट ऑफ सेल्स, यस, ये कुछ समझ आता है। ठीक है, बल्क परचेज डिस्काउंट। ठीक है यार, बल्क परचेज डिस्काउंट क्यों भाई? ये तो आप खुद बना रहे हैं चीजें, तो हमें बल्क परचेज करने की क्या जरूरत है? अच्छा, कॉस्ट लेबर बेबी बाईपास बाय मशीन। ठीक है। ठीक है। F5। ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक है। ओके ओके ठीक है। मैं समझाता हूँ कि यार इसकी वजह क्या है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। देखो यार, अगर अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। रिड्यूस कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि एक मशीन जो सी है ना, बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग रोटियां तो आप लोगों ने बाहर से खाई होगी, बिल्कुल तंदूर की रोटी, ऐसे ही है ना? अच्छा, एक बंदा जो होता है ना, मैं उसके पास गया रोटियां लेने के लिए। उसने मुझे कहा कि जनाब, जो होता है ना, कितनी रोटियां चाहिए? मैंने कहा यार 4 रोटियां चाहिए। उसने कहा ठीक है। वो उसने माचिस पकड़ी, उस टाइम तंदूर ऑन किया, और उस टाइम उसने जो है ना अपने क्या नाम है, माचिस की तीली लगा के तंदूर में फेंकी और तंदूर को उसने जला लिया और उसमें रोटियां लगाना शुरू कर दी, 4। मैंने उसको पूछा, मैंने ना, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार, मैं आमतौर पे जब जाता हूँ ना, अ, एक सेकेंड, आप लोग क्या कह रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने उसको कहा कि आमतौर पे जब मैं किसी तंदूर में जाता हूँ तो यार वहां पर तो ऑलरेडी तंदूर चल रहा होता है और वो धड़ाधड़ रोटियां लगा रहा होता है। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं। उस बंदे ने ना मेरी बात सुन के ना, वो थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया, और उसने, वो सिंपल सा बंदा है तंदूर वाला, और उसने मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की ना कॉमन सेंस वाली अकाउंटेंट वाली बात बताई। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, अच्छा उसने मुझे बताया क्या? उसने मुझे ये कहा कि सर हमारा जो है ना, जो आपको सिस्टम बताते हैं ये है कि हमारा जो गैस का बिल है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। मतलब लाखों रुपया आ जाता है कि एक महीने में आपने 1 लाख रुपए की गैस यूज कर लिया है, 80,000 रुपए की गैस यूज कर लिया है। तो इसकी वजह से ना हमारा जो गैस का वो मामला है ना, वो हम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा यार, कम तो इस्तेमाल करते हो ठीक है, लेकिन आप तंदूर बार बार जलाते हो, बार बार बंद करते हो, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आप हल्की आंच पर तंदूर लगा के रखो, गर्म रहेगा। कहता है कि मेरी बात सुने, ये जो अगली गली वाला तंदूर है ना, उसके पास ग्राहक बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है कि वो 1 लाख रुपए की जब गैस इस्तेमाल करता है ना, तो उसमें एक टाइम पे ना 100 नान लगा देता है। ठीक है। और जब मैं वही गैस यूज कर रहा होता हूँ ना, तो एक टाइम पे मुझे 4 रोटियां लगाने के लिए कहा जाता है। तो मेरे ये हालात होते हैं कि मेरा जो सा फिक्स कॉस्ट वाला मामला है ना, यानी कि अगर वो 1 लाख रुपए गैस का बिल दे रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 100 रोटियों के ऊपर। ऐसा ही है। तो उसको कितने की पड़ रही है? उसको कितने की पड़ रही है गैस? 1,000 रुपए की। ऐसे ही है, कट जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं ये यूज करूं, तो वही 1 लाख रुपए का जो बिल आता है ना हमारा,
वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 4 के ऊपर। तो मुझे कितने की कॉस्ट पड़ती है, बता सकते हो कितने की पड़ती है? 25,000 रुपए की। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ी सी एनोमली है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? कि 25,000 रुपए की उसको एक रोटी पड़ रही है तो वो बेच ही क्यों रहा है। तो ये बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि हमारी जो बिजनेस की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा कर ना, तो उसको कम कर दिया जाता है। जैसे कि तंदूर वाले ने किया, तंदूर वाले ने क्या किया कि वो 4 रोटियां लगाता है, लेकिन अगर वो 100 लगाना शुरू कर देगा ना, डिपेंड करता है कि क्लाइंट उसके पास है कि नहीं, ग्राहक उसके पास है कि नहीं। लेकिन अगर वो 100 लगाएगा ना, तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो सी है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो ये जो रिड्यूस कॉस्ट वाला पॉइंट आपसे अभी बात हो रही थी ना, ये रिड्यूस कॉस्ट वाला पॉइंट, ये बेसिकली इसी बात को की तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी हमें इन्वेस्टमेंट करने की किसी एसेट के अंदर इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, या उसमें कोई और ऐसा फैक्टर इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो-सी है ना, वो कम से कम तर होती जाएगी। समझ आई बात की? क्या मैं ये पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ? अभी जो है ना, ये बातें मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में लिखी हुई है बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये आप लोग अगर बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना, इसमें टेक्निकल इश्यूज़ नज़र आएँगे। तो आप लोगों ने उस वक़्त मुझसे पूछना है, तो तब आपको मेरी ये एग्ज़ाम्पल्स ही याद आएगी और यही काम आएगी। ऐसा बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा? यार शोएब, मैंने बेसिकली इसी बात का जवाब दिया है कि ये मैंने एक जिसको कहते हैं ना कि अनसर्टेन सी फ़िगर्स उठाई है कि 1 लाख रुपया बिल आ जाता है और फिर 4 रोटियाँ आ रही हैं। तो सिर्फ़ समझाने के लिए, ऐसा बिज़नेस नहीं होता। आपको पता है कि तंदूर जो है वो उसके ऊपर तो रोटियाँ ठीक-ठाक लग रही होती है, और साथ-साथ उनकी कॉस्ट जो है वो फ़िक्स कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, जो लेबर्स वग़ैरह को देनी होती है। जैसे कि एक लेबर है, उसे दिहाड़ी पे एक कारीगर रखा हुआ है, जो क्या नाम है, पूरा दिन जो अच्छा 1500 रुपए की दिहाड़ी लेता है या 2000 रुपए की दिहाड़ी लेता है, ठीक है? 2000 कह लो। वो 2000 रुपए में 1 दिन के अंदर 500 नान लगाए या फिर 5000 नान लगाए, तो पैसे उसको 2000 ही मिल रहे हैं। समझ आई बात की? तो ये फिक्स कॉस्ट है बेसिकली उसके लिए, तंदूर वाले के लिए फॉर द टाइम बीइंग। समझ आई? तो वो फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर वो क्या नाम है, इसको किसी और तरीके से कम कर सकता है तो फिर बिल्कुल ठीक है। ओके? ओके। गेन इंटेंजिबल बेनिफिट्स, गुड इमेज, सीएसआर, हॉस्पिटल, स्कूल, ये वो ब्ला ब्ला। ये बेसिकली इंटेंजिबल बेनिफिट्स का मतलब यही है कि आपको जो है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के बाद ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपने एक ऐसी मशीनरी लगाई हो जो कि और मार्केट में किसी ने नहीं लगाई। जब किसी ने भी नहीं लगाई हुई तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा कि अच्छा, कि ये जी यार प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त बेचता है। आप में से किसी ने वी ड्रिंक विजिट किया है? ये जो कॉफ़ी शॉप है, नई खुली है, कनाडा का ब्रांड है। किसी ने विज़िट किया हो, अभी इत्तेफ़ाक हुआ हो, वीड्रिक, क्या नाम है उसका? वीड्रिक क्या वेड्रिक क्या, मुझे नहीं पता। किसी ने किया हो, या अगर किया नहीं है तो आप लोगों ने कहीं न कहीं वीडियो ज़रूर देखी होगी। उसमें वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक मशीनरी लगाई है। वो मशीनरी के अंदर ना, वो क्या करते हैं कि उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। उन्होंने जब कॉफ़ी बनानी है ना, उस कॉफ़ी बनाने के लिए ना, उन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है, छोटी-सी मशीनरी लगाई हुई है, जो कि हर ग्लास के ऊपर उतनी ही कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितनी के तमाम ग्लासेस के ऊपर होती थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे, मैं पहले जाता था ना, हमने कभी बाहर से कोल्ड कॉफ़ी पी हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बंदा आता है, बंदा चम्मच डालता है अपनी मर्ज़ी से। एक को 1 चम्मच डालेगा, दूसरे को 3 चम्मच डाल देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा जब जल्दी हो रही होगी। तो क्या होता था कि कॉफ़ी का टेस्ट वेरी कर रहा होता था। "ओ यार, मेरी वाली ज़्यादा कड़वी है।" "नहीं, नहीं, आपकी कड़वी ज़्यादा है।" "हाँ, इसकी कम कड़वी है।" इस तरह हो रहा होता था। लेकिन ये वी-ड्रिंक वालों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने प्लांट लगाया और उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉफ़ी सर्टेन कर दिया है कि हर ग्लास के अंदर इतनी कॉफ़ी शामिल होगी। उससे क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ अज़्यूम करवाई लोगों को कि वो चाहते हैं कि उनके लिए हर कस्टमर एक जैसा है और हर कस्टमर को उस अमाउंट के अंदर उसी तरह की कॉफ़ी मिले और हर दफ़ा वैसा ही टेस्ट मिले जैसा उन्होंने पहली दफ़ा पिया था।
तो ये एक तरह का उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर दिया है तो एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक इंटरनेशनल लेवल का काम किया उन्होंने, तो अच्छी चीज है। तो ये बेसिकली इंटेंजिबल बेनिफिट्स का फायदा होता है कि गुड इमेज क्रिएट होती है। सीएसआर और हॉस्पिटल स्कूल, ये एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने अलग से एग्जाम्पल्स ली हुई है कि हॉस्पिटल में उन्होंने कोई लगा लिया है, कोई इस तरह की मशीनरी लगा ली है जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए है, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान नहीं है। या स्कूल में उन्होंने कोई एक मीडियम ऐसा लगा दिया है जिसमें ऑनलाइन उन्होंने सबसे पहले शुरू कर दिया है। तो इस तरह की इंटेंजिबल बेनिफिट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो आई होप कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई है। अगर आपको इस पे किसी और किस्म की डिस्कशन कह रहा हूँ, किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ठीक है, 8 नंबरों का क्वेश्चन आ गया जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कि कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और कैलकुलेशन 8 नंबरों की, और नीचे पार्ट बी में ना उसने छोटा सा करके 4 नंबरों का एक और क्वेश्चन दे दिया है कि आल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो क्या जवाब दे पाओगे? जवाब दे पाओगे? ये नहीं करना कि छोटा जो नंबर का मार्क्स है उसको छोड़ देना कि यार ये तो चलो ठीक है, ये बाद में देखेंगे, क्योंकि ये ना अक्सर बच्चों की आदत होती है। 10 मिनट लग जाए, तो अक्सर बच्चों की आदत होती है, ये बच्चे जिनकी आदत होती है ना, वो मैं हूँ सबसे पहला, कि मैं क्या करता था, ऊपर वाला क्वेश्चन करके दूसरे वाले तक मैं थक जाता था, तो फिर मेरा दिल नहीं करता था उसको सॉल्व करने। हाँ हाँ बिल्कुल नीचे वाला सही है। ठीक है, ठीक, ठीक, यस सर, यस। ठीक है। हाँ अच्छा सर, फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स दे दे। हाँ यार, फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स होती है ना, जैसे डेप्रिसिएशन है, आपकी फिक्स्ड होती है, पूरा साल एक जैसी रहती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर आप लेकर चल रहे हो। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस टू बिजनेस कैसा होता है। जैसे अगर आप मटेरियल लेबर या ओवरहेड्स की बात करो तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। इंश्योरेंस कॉस्ट की बात करो या रेंटल्स कॉस्ट की बात करो, रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, या फिर आप क्या नाम है, कुछ लोग होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह भी फिक्स कॉस्ट में आ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। कुछ लोगों की सैलरीज वेरिएबल एक्सपेंस होता है, कुछ लोगों की सैलरीज फिक्स एक्सपेंस भी होता है। तो ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, बिजनेस कौन सा है, उसके हिसाब से आप ज्यादा बात कर सकते हो। जेनेरिकली अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट जो सी है वो रेंटल कॉस्ट आ गई, इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई, ये सब, ठीक है। इससे पहले थ्योरी पढ़ते ही रही थे सर, तो पढ़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि आपको हर पॉइंट के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई एग्जांपल याद हो। अब देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की एग्जांपल जेब में लाओगे, रिड्यूस कॉस्ट की जेब में लाओगे, तो फिर आपको जो है ना वो पॉइंट याद रह जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने जेब में रखना है और फिर इसको आगे लेकर चलना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। टेंशन अगर लोगे ना तो ये कभी भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जल्दी जल्दी बस इसको थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है यार? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? अच्छी बातें। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब अच्छी बातें होता है। अगर मैं किसी चीज की करेक्टरिस्टिक्स जानना चाहता हूँ तो क्या उसकी अच्छी बातें बताऊंगा मैं? ओके, सेलिएंट फीचर्स, हाँ ठीक है, ये तो करेक्टरिस्टिक्स का एक सिनोनिम हो गया। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ स्पेशलिटी। अच्छा ठीक है, स्पेशलिटी में क्या आता है भाई? स्पेशलिटी, स्पेशलिटी क्या होती है? अच्छी बातें होती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के खसूसियात, ठीक है, क्या खसूसियात अच्छी बातें होती है? प्रोज एंड कॉन्स, वेरी गुड, सबसे बेस्ट आंसर, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये नहीं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने बता दिए। खसूसियात का मतलब ये होता है, या फिर स्पेशलिटी का मतलब ये होता है कि इसकी अच्छी बात भी और इसकी बुरी बात भी। जरूरी नहीं कि आपने फायदे ही बताना शुरू कर देने हैं।
ठीक है। तो जब भी आपसे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए ना किसी भी चीज के बारे में, तो आपने उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देखनी है, और फिर आपने बताना है कि हाँ जी जी ये इस तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है। अभी जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या होता है? इन्वॉल्व एसेट विद अ लॉन्ग लाइफ, सेवरल इयर्स। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सबसे पहली बात, जब क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के या नेट प्रेजेंट वैल्यू के जब आप क्वेश्चन करोगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो जो प्रोजेक्ट होगा ना, वो लॉन्ग लाइफ पीरियड पे स्पेंड कर रहा होगा। मतलब 1 साल का नहीं होगा या 6 महीनों का नहीं होगा, वो होगा 1 साल, 2, 3, 4, 5 सालों तक जा रहा होगा। ठीक है। और 5 सालों से भी आगे 20 सालों तक भी जा रहा होता है। ठीक है। तो सेवरल ईयर्स का मतलब यही है, सेवरल ईयर्स का मतलब यही है कि क्या नाम है, ये जो अ, अपना क्या नाम है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सेवरल ईयर्स पे डिपेंड करता होता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए क्या नाम है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है बिग रिक्वायर बिग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स की उसमें मैंने यही कहा कि हमें जो मशीनरी है वो खरीदनी पड़ेगी, हमें एसेट खरीदना पड़ेगा, हमें प्लांट खरीदना पड़ेगा। वीट्रिक वालों ने प्लांट खरीद के पहले लगाया है। ठीक है। तो जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का मामला होता है ना, उसमें आपको बिग इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपको अपने साल के अंदर जब आपने शुरुआत करनी है, उस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे कैसे कैसे? एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो एक प्रोजेक्ट है 5 सालों का। ठीक है। अगर मैं आज खड़ा हूँ, आज खड़ा हूँ, ठीक है, तो आज ये आज है, ये आज है। इस आज के ऊपर मैं अगर ईयर लिखना चाहूँ तो कौन सा ईयर लिखूंगा? कोई बता सकता है मुझे? आज के ऊपर मैंने ईयर लिखना है, कौन सा ईयर लिखूं? अच्छा ठीक है। और अब वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। मुझे पता है कौन कौन बैठा हुआ है और जवाब मुझे चाहिए साथ साथ। आई जाओ आई जाओ आई जाओ, ठीक है ठीक है। और ओके ओके। यार अगर आप ये जीरो लिखेंगे तो वो 6 साल नहीं हो जाएंगे? यानी कि 7 साल, 7 साल नहीं हो जाएंगे? हाँ। ओके ओके। ठीक है, करंट ईयर इस साल के एंड पे एक होगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जबरदस्त यार जबरदस्त। इसका मतलब है कि तुम लोगों को जो है ना, ये चीज तो बड़ी अच्छी आ गई है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। बेसिकली हमारे 6 साल की अगर लाइफ है, तो हम आज बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आया हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो ये जो आज है ना, यहाँ पे हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। ईयर जीरो पे। तो जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के सवालात कर रहे होगे ना, तो उसमें भी आप लोगों को यही पता चलेगा कि यार ईयर जीरो के ऊपर हमने जो है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर हमने उसको आगे लेकर चलना है। ठीक है। तो रिक्वायर बिग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ईयर जीरो की इन्वेस्टमेंट या शुरुआती इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिटर्न्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ओवर टाइम। ओके। रिटर्न्स, रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये किसी मकसद से ही किया है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल कर रहा था कि हम जाके मशीन खरीद लें और लगा लें, और बस ऐसे ही हमने खरीद ली। ऐसा नहीं होता। अब मशीन खरीदते हैं ये सोच के खरीदते हैं। जब आज जैसे कि आप लोगों ने पहले सोचा कि हमें क्या क्या फायदा दे सकता है ये इन्वेस्टमेंट, तो हमें ये सबसे बड़ा फायदा हो सकता है कि या तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ा देगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट बढ़ाएगा, या फिर हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। ऐसा ही है। इन दोनों सूरतों में हमें फायदा ही हो रहा है ना। अगर प्रॉफिट बढ़ता है या कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो दोनों सूरतों में तो हमें फायदा ही होगा। अगर दोनों सूरतों में हमें फायदा हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें रिटर्न्स आ रहे हैं। रिटर्न्स आने का मतलब ये होता है
कि हमारा जो है ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ओवर टाइम होगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा हमें साला साल कवर होता रहेगा। जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल दी थी कि 1 लाख रुपए में वो कहेगा कि सबसे पहले मुझे अपनी इनिशियल कॉस्ट कवर करनी है, फिर वो ब्रेक इवन पे आएगा और फिर उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मेरी ना कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पर वो बिज़नेस उन्होंने नया स्टार्ट किया है, रेस्टोरेंट बिज़नेस है। फ्रांस में है उनका बिज़नेस, स्पाइस विलेज के नाम से। उन्होंने ये स्पाइस विलेज इधर वाला नहीं, डीएचए वाला, वो वाला नहीं, फ्रांस में है। तो वहाँ पर उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब 2024 में उन्होंने किया था जुलाई से। तो जुलाई का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अगस्त का बनाया, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, कलेक्टिवली वहाँ पे लॉस ही आता जा रहा था। लॉस आने की वजह ये थी कि उनकी जो प्लांट वगैरह था, उन्होंने वहाँ पर जो भी वो बनाते हैं, वो बर्गर्स वगैरह और ये सारा कुछ वो जो बनाते हैं ना, तो उन्होंने उसके लिए वहाँ पे प्लांट लगाया हुआ था। जैसे यहाँ पे मैंने बीट ट्रिक की एग्जांपल दी, तो प्लांट वगैरह खरीदा, तो शुरू में ना उनके ठीक-ठाक खर्चे हुए। सैलरीज़ वगैरह वो दे रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट थी उनकी, वेरिएबल कॉस्ट भी उनकी साथ-साथ थी। कोई बंदा आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, फिर कस्टमर कभी कम है, कभी ज़्यादा है। तो इस वजह से ना उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से सेल कम होने की कम थी और कॉस्ट ज़्यादा थी। कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से जीपी कम हो रहा था, जीपी के बाद वो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काट रहे थे, तो नेट लॉस में जाता जा रहा था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो लॉस में ही चलता रहा। मैंने सर से जब मीटिंग की, मैंने उनको कहा कि सर आपका तो लॉस में चलता जा रहा है, आपने इसको और कितनी देर लटकाना है? क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि आपने इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा ही कर लिया, बिना देखे आपके कस्टमर की इतनी बेइज़्ज़ती है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये शुरू-शुरू में ना अभी ये मामला उधर हो रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे दिसंबर में ना वो कोई उनका क्रिसमस वगैरह आएगी, तो उसके बाद मामला जो है ना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो बाय वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज़मेंट बहुत हो रही है और उसके अलावा बिना क्रिसमस पे बाकी डिस्काउंट्स और ये सब कुछ लगा के हमारे जो है ना कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा आएँगे। और फिर ये जो मैंने प्लांट वगैरह खरीदा है, अब ये भी तो नहीं खरीदना, ये अगले सालों में मुझे फ़ायदा निकाल के देगा। ये बेसिकली बात कहना चाह रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि जब मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का मैंने प्रॉफ़िट बना लिया ना, अब वो हर महीने के अंदर प्रॉफ़िट ही शो कर रहा है। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि यहाँ ज़ीरो के ऊपर ना इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो की थी ना, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसका फ़ायदा जो है ना उनको आने वाले वक़्त में हो रहा है। यानी कि ऐसे ही है ये, जैसे आप लोग आज बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इसका बेनिफिट आपको कब होगा? आने वाले वक़्तों में, आने वाले वक़्तों में। जब आप लोग इंशाल्लाह एसीए बन जाओगे और फिर आप रिपोर्ट के ऊपर साइन किया करोगे। अभी तो आप साइन करने की प्रैक्टिस ही करते होगे खैर, लेकिन क्या नाम है, कोशिश करना इंशाल्लाह वो वाले साइन भी आपके हो जाएँगे। स्टेप भी बनती है, ठीक है? तो क्या नाम है, आज मेहनत करोगे तो उसका रिवॉर्ड जो है ना वो कल आने वाले वक़्त में मिल जाएगा। लेकिन मेहनत कंटीन्यूअस है, क्योंकि जब आप एक मज़े की बात बताता हूँ, ये आज मेहनत करोगे ना, तो यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पेपर पास हो जाएगा। इधर मेहनत कर रहे होगे ना, तो यहाँ फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अगले पेपर पास हुए होंगे। फिर जब सारे पेपर पास हो जाएँगे तो इधर मेहनत कर रहे होगे ना, तो फिर आगे आपको पब वगैरह चलाने के लिए मेहनत जो अच्छी है ना, कम मेहनत करनी पड़ेगी या फिर किसी जॉब के ऊपर आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेहनत जो है ना, मेहनत मेहनत वो हमेशा ही होती रहेगी, ठीक है? मेहनत से घबराना नहीं है, जो चीज़ हमेशा रहने वाली होती है ना, उससे प्यार करते हैं, ठीक है? जैसे अल्लाह ताला, ठीक है? तो मेहनत आपने हमेशा करनी है और बाकी जो है ना एफर्ट अपनी पूरी दो, रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद ये अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, एसेट में हैव रेजिडुअल वैल्यू एट ईयर एंड, बिल्कुल सही। यार देखो क्या नाम है, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये ना मेरा एक दोस्त है, उसने ना अभी ताज़ी-ताज़ी गाड़ी खरीदी है, ठीक है? गाड़ी खरीदी उसने और ऐवे ही उसके पास पैसे पड़े हुए थे, उसने कहा कि जी मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। उसने कोई मेरा ख्याल है कोई 30 के लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, 30 लाख 30 हज़ार की। हाँ, उसने गाड़ी खरीदी। तो उसमें ना गाड़ी में थोड़े बहुत मसले भी आ गए। तो वो ना मैंने उसको कहा यार आपने क्यों पैसे इन्वेस्ट कर दिए? बेवज़ह आपने गाड़ी खरीदी है, एक आपके पास पड़ी तो हुई थी, तो आपको क्या मुसीबत है? तो उसने ना मुझे एक बड़ी मज़े की बात की, उसने कहा कि यार मेरा की मेरा की जाता है, मुझे गाड़ी की एंड पे रेज़िडुअल वैल्यू तो मिल ही जा रही है ना। उसने मुझे ये कहा कि आज मैंने खरीद ली है,
तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो ये गाड़ियां वगैरह ना, इनकी वैल्यूज बढ़ती रहती है, ठीक है। जो पुरानी गाड़ियां उनकी भी खास तौर पे बढ़ी रही होती है। तो मैं थोड़ी महंगी बेच लूंगा, तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आज मेरा खर्चा हो भी गया है, तो भी ये गाड़ी जाते हुए ना मुझे थोड़े बहुत पैसे जो सी है ना, वो देते हुए ही जाएगी। तो ये जो एसेट है ना, ये एंड पे रेजिडुअल वैल्यू जो है ना आपको कवर करके दे देता है। रेजिडुअल वैल्यू याद है? रेजिडुअल वैल्यू को आप लोग स्क्रैप वैल्यू भी कहते हो। स्क्रैप वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जिसपे एंड पे एसेट जाके बिकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली चीज होती है। ओके, यस सर, जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। ओके ओके। अच्छा जी, लास्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑफर नीड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है यार? ओए ये तो बड़ी अजीब सी चीज पढ़ी है मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। कैश फ्लो डेली यूज, साथ लिखा भी हो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर किसी ने मुझे कहा ना कैश फॉर डेली नीड्स होता है, तो उसको जो है ना मैंने, ये लो देख लो, पहला जवाब ही यही आ गया। क्या बात है। प्लीज थोड़ा 100% कॉपी ना करना, थोड़ा थोड़ा देख के करना, वही वाला काम किया है आपने। ठीक है, लोन, डे टू डे। ठीक है, जबरदस्त जवाब है यार। डिसहार्टी हो ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डे टू डे लोन, ठीक है, रेगुलर ऑपरेशन ट्रांजेक्शन। अच्छा ये देख लो, सारे नाम बदल बदल के वही चीजें बोली जा रहे हो। चैट जीपीटी तो नहीं खुला हुआ साथ? अच्छा, वर्क करने के लिए कैपिटल, ठीक है, अच्छा ठीक है। और ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। यार वर्किंग कैपिटल जो सा बेसिकली होता है ना, वो ये होता है। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बात करूँ, अकाउंटिंग टर्म्स में, तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये होता है वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। ये वो पैसा होता है जो कि हमें डेली नीड्स के लिए चाहिए होता है। यानी कि हमारी, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे देखो, हमारे बिजनेस के अंदर ना, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे बिजनेस के अंदर ना इनवॉइसेस की जाती है क्लाइंट्स को या कस्टमर को, ठीक है। जैसे आप लोग बिल फर्ज कोई कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार के अंदर आप जो है ना एक ग्राहक को चीज बेचते हो, और आप उसको साथ इनवॉइस दे देते हो अपनी, कि ये हमारी इनवॉइस है, ठीक है। ये 50,000 रुपए की इनवॉइस है, इसको कवर कर इसको जो है ना आप पे कर दे। वर्किंग कैपिटल के एतबार से समझा रहा हूँ, ठीक है। 50,000 रुपए की इनवॉइस है, इसको ना पे कर दे। ये ड्यू होती है 40 डेज के बाद। 40 डेज, 40 डेज के बाद, ठीक है। 40 डेज के बाद ड्यू होती है। अच्छा, मैं ना 40 दिनों तक इंतजार करता हूँ, और मैं उसको कहता हूँ कि यार ये 50,000 40 दिनों बाद मुझे आ जाना है। लेकिन जो वो कस्टमर है ना, वो थोड़ा सा ना तंग करने वाला है। वो क्या करता है, वो पैसे नहीं देता। वो कहता है यार ठीक है, दे देता हूँ दे देता हूँ, टाली जाता है टाली जाता है। फिर ना मैं उसको रिमाइंडर डालता हूँ कि भाईजान, आप हमारे पैसे हमें पे नहीं कर रहे। आप जब पैसे पे नहीं ना करते, तो हमने तो अपनी चीज बेच दी हुई है। जब आप पैसे नहीं पे करते ना, तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि ये वो पैसा है जो कि रोटेट होता रहता है बिजनेस के अंदर। यानी कि इनवॉइस इशू की, कस्टमर से पैसे आए, और माल खरीदा, वेंडर को पैसे दे दिए। फिर कस्टमर को इनवॉइस की, उससे पैसे आए, वेंडर से माल खरीदा और उसको पेमेंट कर दी, और फिर कस्टमर से पैसे। यानी कि ये वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर डेली नीड्स के तौर के ऊपर रोटेट होता रहता है। ये कारोबार के अंदर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो ये वर्किंग कैपिटल होता है। जब वो हमें पैसे क्लियर कर देता है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है ना एक जगह पे स्टक नहीं होता, वो हमें आगे से आगे लेकर चल रहा होता है। समझ आई बात की? तो ये जो ऑफर नीड वर्किंग कैपिटल है ना, कैश फॉर डेली नीड्स, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एक खसूसियत में आता है। कैसे आता है कि आपको क्या नाम है, जब आप एसेट वगैरह खरीद लेते हो, तो उसके ऊपर आपको पूरा टाइम, पूरे अगले 5 सालों में, या 5 साल, अगर प्रोजेक्ट 5 साल का है, तो आपको उसके ऊपर कैश डेली बेसिस पे लगाना निकालना, लगाना निकालना, लगाना निकालना लगा रहे। समझ आई बात की? तो ये बेसिकली उसकी एक और खासियत में आता है, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, तो मुझे वो भी बताइए। वर्क करने के लिए ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्ट किया वो कब
तक वापस मिल रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छी बात, ये भी बहुत अच्छी जो अच्छा जवाब है। जो इन्वेस्ट किया वो कब तक मिल रहा वापस मिल रहा है। क्या सकीना, क्या ये यही बात नहीं है जो मैंने भी कही, जो इन्वेस्ट किया वो कब तक वापस मिल रहा है? क्या वो यही बात नहीं है ये जो मैं यहाँ पर लिखा है कि 50,000 की इनवॉइस यानी कि इन्वेस्टमेंट की और 40 दिनों बाद वो कब तक मिल रहा है? यही बात हो गई ना? ऐसा ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमारी एग्जांपल्स वेरी जरूर कर सकती है, लेकिन पीछे बैक एंड पे कॉन्सेप्ट वही है कि वर्किंग कैपिटल वो कैश फ्लो होता है जो डेली बेसिस के लिए इस्तेमाल होता रहता है, और उसको बिजनेस के उस सोना तभी लाता है अगर वो कारोबार के अंदर घूमता रहे। समझ आई बात की? तो आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर दोबारा लंबे लंबा पूरा बताऊं, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की? पहली, इसको भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद ये सेवरल ईयर्स के ऊपर इसकी लाइफ होती है। फिर ओवर द पीरियड आने वाले वक्त में इससे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। हर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू भी आपको एक्सपेक्टेड होती है कि मिल जाएगी, और फिर इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स है, आपने अपने रजिस्टर के अंदर ये लिख लेनी है, ठीक है। और रजिस्टर में लिख के इसको बाद में आपने जो है ना बुक से भी पढ़ना है और उधर से भी लेकर चलना है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, बस मैं आप लोगों के और मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है ना क्लास को वाइंड अप करें, ठीक है। इसमें आपका जो है प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कैपिटल बजटिंग, ये बेसिकली वही बात है जो पहले लिखी हुई है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है। अच्छा, आपकी जो आईकैप की भी बुक है ना, आईकैप की बुक के अंदर भी आपने अगर बुक देख के घबरा नहीं जाना। बुक के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है ना, आईकैप की शुरू से आदत है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ना चीजों को रेपिटेटिवली लिखा होता है उसमें। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक चीज प्रॉपर पढ़ी हो और वही चीज दोबारा आगे आपको फिर से मिल जाए, और ये भी यहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही हुआ है। अगर आप देखो कि प्रोसेस ऑफ ये प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है, ये फिर वही बात लिखी हुई है कि प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ओके, येलो कलर ही करते हैं यार, येलो अच्छा। प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाईजान हमने ये बताना है कि क्या नाम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने करनी है उसमें दो चीजें देखनी होती है प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर। दो चीजें देखनी होती है, ठीक है। वो क्या क्या होती है दो चीजें? इन्वेस्टमेंट जो है, क्या वो फिजिबल है? ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये पहले मुझे ये बताओ कि ये फिजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? फिजिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं, इस बात का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, ठीक है। और एक ही जवाब आया सिर्फ मेरे पास, बेनिफिशियल, ठीक है, ठीक है। और और बस खत्म होने वाली है। रिटर्न्स और अपॉर्चुनिटी बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा यार, थोड़ा सा ना आप लोगों का वर्डिंग डिफरेंट थी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं है, ये देखने का मतलब ये होता है कि आया हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमने जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या उसकी कॉस्ट जो है वो हमारी जो इनवर्ड कैश फ्लोज है उनसे बढ़ तो नहीं जाएगी? देखो, मैं एक बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ, उससे मुझे पता है कि मुझे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। या चलो एक और मिसाल लेते हैं। मेरा एक दोस्त आता है मेरे पास वो कहता है सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो, आतिफ साहब सॉफ्टवेयर हाउस खोलो, आप लोगों को जो है ना बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा कितना पैसा आएगा?
कहता है कि क्या नाम है आपको जो है ना 1 साल का बिल पर समझ लो $1 लाख आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर $1 लाख आएगा। ठीक है, और 5 सालों तक वो कारोबार चलेगा और आपको जो है ना हर साल 1-1 लाख रुपया करके $5 लाख जो है ना वो मिलते रहेंगे। मैंने कहा यार जबरदस्त। तो मैंने उसको कहा यार मुझे बता कि ये हमें सेटअप अगर लगाना है, तो मिसाल दे रहा हूँ ठीक है, अगर हमें सेटअप लगाना है तो हमारे उसके ऊपर कितने पैसे लग जाएंगे। तो वो मुझे कहता है यार बस $6 लाख जो है ना हमारा टोटल लगेगा, और उसमें से जो है ना समझ लो कि 4 लाख जो है वो जगह का है। ठीक है, और जो 2 लाख है ना वो सैलरीज वगैरह दे दी है हमने लोगों को। तो इस तरह बिजनेस करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने उसको कहा यार तेरा तो दिमाग भाई खराब हो गया, मुझे लगता है कि तू 6 लाख रुपया मेरे से अभी लगवा रहा है और तू मुझे कह रहा है कि 1-1 लाख डॉलर तुझे मिलेगा 5 सालों तक। तो आप लोगों के ख्याल में क्या ये फिजिबल है? क्या ये पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं लगाने चाहिए। क्या कहते हो? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस, प्लीज प्लीज कोशिश करें अपने हाथों को जिस तरह टेक्स्ट पे टाइप करते हैं जल्दी जल्दी वैसे ही यहाँ पे टाइप करें। ठीक है, नो सर, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, जबरदस्त, सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की सूरत हाल तभी बनेगी अगर ये फिजिबिलिटी इसकी डिसाइड होगी, और फिजिबिलिटी ही नहीं है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। और फिर जब अगर ये फिजिबल साबित हो जाता है तो फिर 5 साल बाद ब्रेक इवन होगा। अच्छा ठीक है, और 6 साल बाद देखो 1 लाख रुपया अगर हर साल ना 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 नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि 5 साल बाद तो प्रोजेक्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। 5 सालों तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आज मैं 6 लाख रुपया लगा दूं और 5 सालों बाद मुझे 5 लाख रुपया टोटल मिला हो, तो मैं तो आज ही 1 लाख के लॉस पे खड़ा हूँ यार। समझ आई? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो उस हिसाब से तो यार ठीक है कि पाकिस्तानी करेंसी है या फिर वो डॉलर में है, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन मैंने भी डॉलर्स में ही बात की ना, कि सिर्फ डॉलर में ही खर्चा और डॉलर में ही इनकम, लाइक टू लाइक। हम लाइक टू लाइक लेकर चलते हैं। तो ये बेसिकली फिजिबल ही नहीं है, तो अगर फिजिबल नहीं है तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहती चाहिए। और फिर अगर फिजिबल साबित हो जाता है तो फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम देख सकते हैं। वो दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमें देख रही है कि नहीं देख रही। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन होता है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, कि हमें आया वो चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, गोल क्या होता है वो हमें पता है कि वो हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ होती है, कि हमने मैक्सिमाइज करना है। वो कैसे मैक्सिमाइज होगी? अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद फिर हमें उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। और टूल्स यूज्ड बाय फाइनेंस मैनेजर, अच्छा अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये न्यूमेरिकल पोर्शन की स्टार्ट भी है। ठीक है, क्या क्या फाइनेंस मैनेजर्स जो है वो टूल्स यूज करते हैं ये इवेल्युएट करने के लिए कि आया प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, वो क्या क्या टूल है? सबसे पहला टूल पे बैक पीरियड, दूसरा टूल नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा टूल आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा, पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड होता है हाउ क्विकली मनी इज रिकवर्ड। ये देख, हाउ क्विकली मनी इज रिकवर्ड। यार देखो, पे बैक पीरियड जो होता है ना उसकी खासियत ये होती है कि वो ईयर्स में जवाब देता है, ईयर्स में। ठीक है, ईयर्स में जवाब देता है, ईयर्स, ईयर्स में जवाब देगा ना, तो वो आएगा 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, या 6 इयर्स, या 2 इयर्स। अच्छा, एक प्रोजेक्ट जो है अगर हम उसको पे बैक पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करें ना तो वो ईयर्स में जवाब देगा। ठीक है, और ईयर्स में जवाब क्या देगा कि एक प्रोजेक्ट कितनी जल्दी आपका पैसा रिकवर करके दे रहा है। बिलफर्स बिलफर्स बिलफर्स, मैंने आज 1 लाख रुपया लगा दिया, ये 2 सालों में मुझे रिकवर करके दे रहा है, 2 इयर्स में। ठीक है, और फिर मैंने एक जगह पे 1 लाख लगाया, वो मुझे 4 सालों में कवर करके दे रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है? बता सकता है कोई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
स्पीड 1 लाख रुपया 2 इयर्स वाला, 2 इयर्स वाला फर्स्ट वन, ठीक है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? फास्ट रिकवरी, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। तो जितना पे बैक पीरियड कब होगा उतना ही ज्यादा बेहतर है। समझ आई बात की? मतलब कि अगर मेरे सामने दो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और एक मुझे 1 साल में कवर करके दे रहा है, दूसरा 2 साल में, इन्वेस्टमेंट एक ही मांग रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो कब पैसे कवर करके दे, कम टाइम में रिकवर करके दे रहा है वो ज्यादा बेहतर है। हमेशा एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, आज का पैसा आज का पैसा कल के पैसे से बेहतर है। समझ आई बात की? बेहतर कैसे? क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? आज का पैसा कल के पैसे से बेहतर कैसे हो सकता है? वो कहते थे ना, कल का काम आज का काम कल पे ना छोड़ो। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, वेरी गुड, जबरदस्त जवाब, जबरदस्त जवाब, बिल्कुल सही। भाई यार, एक दूसरे का जवाब देखकर तो नहीं जवाब देते रहते हैं, सारे एक साथ से एक जवाब दे देते हो। बस बिल्कुल सही, पैसे दिन ब दिन सस्ता होता जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, इसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दो काम किए जा सकते हैं, या तो आज पैसे ले लो या फिर री इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ना, वो आने वाले वक्त में जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके रिटर्न के साथ सेट ऑफ हो जाए। समझ आई बात की? तो आज का पैसा हमेशा कल के पैसे से बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि जितनी जल्दी रिकवरी हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि और खास तौर पे पाकिस्तान जैसी इनस्टेबल इकोनॉमी के अंदर आज का पैसा ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा 2020 में पेट्रोल कितना सस्ता था, एकदम पेट्रोल 300-300 रुपए पे पहुंच गया। उसकी वजह यही थी कि इन्फ्लेशन एकदम बढ़ गई। अब जिन्होंने उसी टाइम टैंकी फुल करवा ली थी जिन्होंने अभी भी देखोगे ना, वो कहेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो पेट्रोल पंप पे रश लग जाएगा कि यार अब यार टैंकी फुल करवानी है। लेकिन वो कभी भी लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है, वो टैंकी फुल करवाने की उनको पड़ जाती है। तो अगर टैंकी आप लोगों ने भी उस टाइम फुल करवा ली होती ना, तो आप लोगों को वो 300 रुपए का पेट्रोल ना डलवाना पड़ता एक दिन। ठीक है, तो वो आपकी टैंकी फुल हो जाती थी, मेरा ख्याल है शायद 165 रुपए पे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना, बेसिकली बताती है कि आज का पैसा कल के पैसे से बेहतर होता है। ओके, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू जो सी होती है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, और आईआरआर को भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई गेस आज के लिए काफी है, और हम इसको जो है ना, अब घर जाके आज हमने इसको दोबारा से रिवाइज करना है। रिवाइज अगर आपने नहीं किया तो सारा कुछ जो है ना जाया हो जाता है, और यूट्यूब पे आपका वीडियो देखने का दिल नहीं करना। आपने कह रहा है कि यार ये अब मैं क्या नाम है, बैठ के दोबारा से कैसे देखूं? तो बेहतर ये है कि उस वीडियो को आप उस हद तक रखो कि यार हाँ ठीक है, मुझे जो जो चीजें भूल रही है मैं दोबारा से वीडियो देख लेता हूँ, वो एग्जाम्पल समझ आ जाएगी। अगर नहीं तो क्या नाम है, फिर आप पूरी भी देख लो, आई डोंट माइंड। ये अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, और बाकी ये सारी चीजें आपने रिवाइज करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है, क्यों किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और उसका जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिजिबल और दूसरी। या फिजिबिलिटी चेक कर, नहीं नहीं, दो तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट करते हुए दो किस्म के फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, कि वो फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, फिजिबल है या नहीं है ये पहले देखना है, और फिर प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये बाद में देखना है। समझ आई बात की? ये बेसिकली देखो ना, एक एक प्रोजेक्ट है वो फिजिबल ही नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का फायदा होगा कोई? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही कॉस्ट हमें ज्यादा दे रहा है। समझ आई? मैंने मेरे दोस्त यही बताया कि एनपीवी और आईआरआर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल डिस्कशन है, तो मैं इसके ऊपर जो है इसको जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। तो हम इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, सेम टाइम सेम वैल्यू। और जो आपका जवाब था मैंने आपको दिया कि फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। फिजिबिलिटी वे भी यार न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पे बैक पीरियड का तो जरूर करेंगे, ठीक है।
रजिस्टर अपने पास रखिएगा, और हमारे वो जो क्या नाम है कैलकुलेटर्स है वो भी पास रखिएगा, और पेन भी। ठीक है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम अवेलेबल होंगे। मेरा ख्याल है कि कल जो बच्चे आए हुए थे उनसे एक्स्ट्रा बच्चे हैं, या कोई एब्सेंट भी है आज पहली क्लास में? किसी को कोई आइडिया है? हाँ, सॉफ्ट बुक, सॉफ्ट बुक, सॉफ्ट बुक। आप आईकैप की बात कर रहे हो? आईकैप की बुक की बात कर रहे हो? हाँ। और यार शहजादे, इतने बड़े हो गए हो अभी तक ये बातें करते हो। ये जो है ना, क्या नाम है, आपने आईकैप की वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन करना है, वहाँ पे स्टडी रिसोर्सेज है, स्टडी रिसोर्सेज के अंदर पड़ी होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। मैं आप लोगों को बुक भी शेयर करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी बुक शेयर। अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ओल्ड वाली है? ओल्ड वाली एमएफए की? नहीं यार, पड़ी हुई थी, मैंने तो शायद वही से किया। चलो, मैं क्या नाम है बुक करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं, आज भिजवा देता हूँ। बुक को देखो, स्टडी करने का ना एक तरीकाकार है, अपना फॉलो करना है। मेरे नोट्स, ठीक है, ये स्लाइड्स जो मैंने दी है, स्लाइड्स के साथ साथ आपने क्या नाम है उसको लेकर पढ़ना है, अपने नोट्स को। और नोट्स के बाद आपने बुक को एक थोरोली ओवरव्यू लेना, ठीक है? जो टर्मिनोलॉजीज है जैसी उन्होंने यूज किया, मैंने देखो मैंने बड़ी आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है सारा कुछ। आपने भी आसान वर्डिंग में लिखा होगा, लेकिन चूंकि आप एक प्रोफेशनल पेपर दे रहे हो, तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आपको बोलनी आनी चाहिए। ये ना हो कि कल को आपको पेपर में बात ही ना करनी आ रही हो कि कैसे करना है। सबसे ज्यादा आपको बात करनी आनी चाहिए। अगर आप बात कर पा रहे हो इस पेपर के अंदर, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है? तो पेपर पास हो जाएगा। तो बस आपने इसको इस तरीके से लेकर चलना है। बुक को आपने स्टडी तब करना है जब आपने नोट्स और मेरी स्लाइड्स और मेरे लेक्चर्स ले लिए होंगे, और फिर आपने आगे जो है ना बुक की तरफ जाना है, ताकि आप किसी किस्म की वर्डिंग्स को देखकर कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद हम कल इंशाल्लाह पे बैक पीरियड का काम करेंगे, और फिर हम उसको आगे लेकर चलेंगे। और फिर जब ये एक दफा न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा हल हो जाएगा, उसके बाद हम थ्योरी वाली साइड पे भी आएंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो शॉर्टली मैं अभी मैसेज पढ़ लो, और अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी गो। अल्लाह हाफिज ब्रदर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है यार, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है? टेक केयर बड़ी। अल्लाह हाफिज। नो क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।